दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में हिंदी साहित्य शुरू किया था और हिंदी साहित्य टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे थे और इसके समकक्ष और भी जो परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए भी यह लाभदायक है। वैसे हिंदी साहित्य किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हर परीक्षा में हिंदी साहित्य का स्तर ये तो नहीं रहता, लेकिन जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इन सब क्षेत्रों से, ठीक है ना। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए जहाँ पर हिंदी साहित्य आता है उन सब के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप देख सकते हैं। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको और लोगों तक भी पहुँचाएं और अपने सुझाव एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हम लोग पिछली क्लास में आदिकाल शुरू किया था, आदिकाल के नामकरण को हमने देख लिया था, आदिकाल के विषय में क्या क्या कहा है विद्वानों ने, कौन कौन से नाम दिए हैं यह देख लिया था, इसका काल विभाजन हमने देख लिया था और विशेषताएं हमने आदिकाल की देख ली थी। आज हमको साहित्य शुरू करना है और साहित्य में सबसे पहला जो साहित्य होगा हम लोग रासो साहित्य देखेंगे। रासो साहित्य, आदिकाल में बहुत सारे साहित्य लिखे गए, जैसे रासो साहित्य लिखा गया, जैन साहित्य लिखा गया, सिद्ध साहित्य लिखा गया, नाथ साहित्य लिखे गए, तो बहुत सारे साहित्य लिखे गए। उन सब में सबसे पहला जो हम देखेंगे वह रासो साहित्य देखेंगे। और रासो साहित्य हम लोग शुरू करें, कौन कौन से रासो हैं, रासो काव्य हैं, इन सबको हम देखें उससे पहले रासो शब्द के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या क्या कहा है किस किस विद्वान ने रासो शब्द के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नाम आएगा ना वह शुक्ल जी का आएगा। शुक्ल जी, शुक्ल जी ने क्या कहा है रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में, कि रासो शब्द का जो उत्पत्ति है, रासो शब्द की उत्पत्ति है वह रसायन से हुआ है। रसायन, ठीक है ना। इससे उत्पत्ति मानी है किसने, शुक्ल जी ने रासो शब्द की, ठीक है ना। और जो दूसरा नाम है यह काफी महत्वपूर्ण है, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काफ़ी महत्वपूर्ण एक नाम है हिंदी साहित्य में। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है ना वह रासक से मानी है। रासक शब्द से इन्होंने इसकी उत्पत्ति मानी है। तीसरा नाम है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, ठीक है ना। अब इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं महत्वपूर्ण नामों को यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। वैसे बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने राउस शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है, या तो रस, ठीक है ना। तो इससे इन्होंने इसकी उत्पत्ति मानी है। एक और लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, गारसा दत्तासी का नाम, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंच भाषा ने इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, तो गारसा दत्तासी, फ्रेंच विद्वान थे गारसा दत्तासी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या माना है रासो शब्द की उत्पत्ति, राजसूय। राजसूय से इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, ठीक है ना। तो ये कुछ विद्वान हैं और एक दो विद्वानों को हम लोग देख लें। हरप्रसाद शास्त्री, एक मिनट, हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से इसकी उत्पत्ति मानी है। काफी महत्वपूर्ण नाम है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला नाम हम लोग लिख लेते हैं छठे नंबर पर, हम लोग दशरथ शर्मा। शर्मा, दशरथ शर्मा ने रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। रासक शब्द से उसकी उत्पत्ति मानी है। और ठीक इसी तरह से रासक शब्द से उत्पत्ति मानी है माता प्रसाद गुप्त ने। माता प्रसाद गुप्त ने भी रासक शब्द से ही इसकी उत्पत्ति मानी है रासो साहित्य की, ठीक, रासो शब्द की, ठीक है ना। एक और महत्वपूर्ण नाम है, यह भी हम देख लेते हैं,
गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त ने भी कहा है कि रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन उन्होंने कहा रासक शब्द धीरे धीरे रास शब्द में परिवर्तित हुआ और यह रास शब्द जो था वह रासु शब्द में परिवर्तित हुआ, ठीक है ना, रासु, और यही रासु जो है बाद में रासो बन गया, ठीक है ना। तो इन्होंने इस तरह से रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात कही है, ठीक है ना। रासक से रास बना, फिर रासु हुआ और फिर यह रासो बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह इन्होंने इसकी उत्पत्ति की बात कही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हो गए जो हमने यहाँ पर देख लिए। क्या क्या कहा है। अच्छा, एक नाम और यहाँ पर छूट रहा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं, परीक्षा में पूछे जाने की इसकी भी संभावना है, ठीक है ना। तो नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा है कि रासो शब्द रास शब्द से बना है, ठीक है ना, रास शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो हमने यहाँ पर देख लिया है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति आपने देख ली। अब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे रासो साहित्य के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर रासो साहित्य को एक एक करके देखेंगे कौन कौन से रासो साहित्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्रमवार ढंग से पहले जो महत्वपूर्ण रासो साहित्य हैं उनको लिख लेते हैं, एक क्रम में, निश्चित क्रम में, क्योंकि क्रम भी परीक्षा में पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग खुमान रासो लिख लेंगे। खुमान रासो। खुमान रासो के रचनाकार कौन थे, इसका रचनाकाल क्या था, इसमें क्या लिखा गया है, ये सब हम भी थोड़ी देर में देख लेंगे। एक एक करके हम सभी रासो साहित्यों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। पहले अभी नाम लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्रमवार ढंग से इनका नाम लिख लेते हैं। यह क्रम याद रखिएगा कि इसी क्रम में यहाँ पर ये सारी रचनाएं लिखी गई हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे रासो साहित्य के क्रम के बारे में आपसे नहीं पूछता है, क्योंकि यहाँ पर कई विवाद भी हैं रासो साहित्य के रचना काल को लेकर, ठीक है ना। तो जो विवादित हैं उनका रचना काल तो आपसे नहीं पूछता है, लेकिन एक बार अगर आपसे पूछ ही ले कि यहाँ पर क्रम में बताएं कि ये कौन कौन से रासो साहित्य कब लिखे गए, उसके लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको समझ भी लेंगे, ठीक है ना। पहला हो गया खुमान रासो, फिर दूसरा हो जाएगा बीसल देव रासो। अभी मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको जिससे आप ये क्रम में याद कर पाएंगे, ठीक है ना। बीसल देव रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, और तीसरा हमारा हो जाएगा परमाल रासो। अभी रचना काल भी हम लोग लिख लेंगे यहां पर, ठीक है ना। परमाल रासो। फिर आता है काफी प्रसिद्ध रासो साहित्य, रासो है ये, रासो काव्य है, पृथ्वीराज रासो। हम सभी के बारे में यहां पर देखेंगे, ठीक है ना। यहां पर रासो शब्द रहेगा, ठीक है ना, रासो, सभी के बारे में यहां पर हम देखेंगे, ठीक है ना। और पांचवा हमारा है हमीर रासो, हमीर रासो। और छठा जो हमको देखना है, काफी महत्वपूर्ण है, वह है विजय पाल रासो, विजय पाल रासो। तो ये छह काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न आते हैं ज्यादातर, तो इन सबको हम देख लेंगे। इसका जो रचना काल है ना वो 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, ठीक है ना, खुमान रासो का। और बीसल देव रासो 1155 ईस्वी, ठीक है ना, याद रखिएगा 1155 ईस्वी, ठीक है ना, इसका रचना काल है। जो सर्वमान्य है मैं वही लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। काफी विवाद भी रहते हैं इन सबके रचना काल को लेकर, लेकिन जो सर्वमान्य है मैं उसको बता रहा हूं 1155। और ठीक उसी के थोड़े समय के बाद 1173 ईस्वी में लिखा गया था परमाल रासो, ठीक है ना।
और पृथ्वीराज रासो ठीक उसके 20 साल के बाद लिखा गया था 1193 में। ठीक है ना, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, और हमीर रासो की अगर हम बात करें तो 1357 ईस्वी। ठीक है ना, तो हमीर रासो ये हो गया। और उसके बाद से जो नाम आता है वह है विजयपाल रासो का, और विजयपाल रासो का जो यहां पर काल है वह क्या है, 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण रासो साहित्य हैं और उनके रचना काल ये हैं। ठीक है, अब इनको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, काफी शानदार ट्रिक है, आप उससे याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर लिख लीजिए, खूब पर पृथ्वी हमीर विजय। हमीर ये माँ है। ठीक है ना, हमीर विजय, खूब पर पृथ्वी हमीर विजय, इससे आप याद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, खा से क्या हो गया, खुमान रासो, बा से बीसल देव रासो, पर से परमाल रासो, और पृथ्वी से पृथ्वीराज रासो, हमीर से हमीर रासो और विजयपाल रासो। ठीक है ना, तो यहां से आप इसको याद कर सकते हैं इस तरह से, खूब पर पृथ्वी हमीर विजय। ठीक है ना, ये सीक्वेंस में याद करने का, सीरियल में याद करने का सबसे आसान ट्रिक हो सकता है, इससे आप इसको देख लीजिए। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं एक एक करके रासो साहित्यों को देखेंगे। खुमान रासो के बारे में सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं खुमान रासो। खुमान रासो, खुमान रासो का रचना काल तो मैंने आपको बताया ही कि 9वीं शताब्दी। ठीक है, और इनके रचनाकार की अगर हम बात करें तो रचनाकार कौन हो जाएंगे, रचनाकार। ठीक है ना, तो खुमान रासो के रचनाकार जो हैं वो दलपत विजय हैं, दलपति विजय। आप इसको खुद से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, खुद, यानी कि खुमान रासो कौन है, दलपत विजय। और बीन से आप याद कर सकते हैं कौन, विजयपाल रासो के क्या है, यहां पर बीसल देव रासो कौन हो जाएंगे, नरपत नाल। ठीक है ना, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। जब से भी आप याद कर सकते हैं एक और, यानी कि जगनिक हो जाएंगे परमाल रासो के। ठीक है ना, अभी हम लोग देख लेंगे, ये तो मैं ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दे रहा हूं जिससे मैंने इसको याद किया था। आप भी इनकी सहायता से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हमने क्या देख लिया, रचनाकार देख लिया, वो कौन है, खुमान रासो दलपत विजय ने लिखी है। ठीक है ना, अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इसका रचना काल 9वीं शताब्दी है और यह सर्वमान्य है, शुक्ल जी ने यही माना है। ठीक है ना, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसका समर्थन किया है। ठीक है ना, तो 9वीं शताब्दी, शुक्ल जी व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, शुक्ल जी और द्विवेदी जी लिखने से सीधा तात्पर्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से ही है, क्योंकि यही दो महाधुरंधर थे। तो शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऐसा नहीं है कि और नहीं थे, लेकिन इनको शुक्ल जी और द्विवेदी जी कहा जाता था, इसलिए इन्होंने इसको प्रमाणित भी किया है। ठीक है ना, अब जब ऐसे धुरंधरों ने प्रमाणित कर दिया है तो वो सर्वमान्य ही है। ठीक है ना, और यहाँ पर इसके रचना काल की अगर हम बात करें तो एक और विवाद आता है कि यहाँ पर किसी विद्वान ने कहा है कि यह 9वीं शताब्दी न होकर 17वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी। ठीक है ना, 17वीं शताब्दी। और यह बात किसने कही है, मोतीलाल मुनारिया। मोतीलाल मुनारिया ने कही है। ठीक है ना, तो इन्होंने कहा है कि खुमान रासो जो है वह 16वीं शताब्दी में लिखा गया था, ना कि 9वीं शताब्दी में।
लेकिन मान्य नहीं हुआ। शुक्ल जी और द्विवेदी जी ने जो बात कही कि 9वीं शताब्दी वही मान्य है। तो आप जब परीक्षा में अगर पूछ भी लिया जाए कि इसके रचना काल के बारे में आपकी क्या राय है, तो 9वीं शताब्दी ही आपको बताना है, ठीक है ना। आप अपने मन से कुछ ऐसा नाम कोई ऐसा काल नहीं बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह रचना काल हो गया और रचनाकार भी हमने देख लिया। तो 9वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में थोड़ा विवाद रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर खुमान रासो में यहाँ पर क्या है, किसके बारे में बात कही गई है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बप्पा रावल से लेकर, यहाँ पर बप्पा रावल, ये चित्तौड़ के राजा थे ये लोग, ठीक है ना। बप्पा रावल से लेकर राजा सिंह तक के जो भी राजा हुए हैं ना, उन सब के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको खुमान सिंह के बारे में ज्यादा बातें मिलती हैं, ठीक है ना। खुमान सिंह, ठीक है ना। तो खुमान सिंह के बारे में यहाँ पर ज्यादा वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह खुमान सिंह पर ही पूरी तरीके से समर्पित यह काव्य है। तो यहाँ पर खुमान सिंह के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलने की वजह से, ज़्यादा वर्णन मिलने की वजह से इस साहित्य को खुमान रासो भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस रासो साहित्य को खुमान रासो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर खुमान सिंह के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ये सारे चित्तौड़ के राजा थे, ठीक है ना, चित्तौड़ में, ठीक है ना। अगर खुमान सिंह की बात करें तो चित्तौड़ में 3 राजा हुए, 3 शासक हुए खुमान नाम से, ठीक है ना। अब प्रश्न यह भी पूछा जाता है यहाँ पर किस खुमान सिंह के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना, कौन सा खुमान, ठीक है ना। कहें कि 3 शासक हुए थे, खुमान प्रथम, खुमान द्वितीय और खुमान तृतीय। ठीक है ना। और यहां पर जो वर्णन मिलता है वह इनके बारे में मिलता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं, इसको लिखते हैं प्रमुख। तो यहां पर अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि यहां किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो वह मिलती है खुमान द्वितीय के बारे में यहां पर जानकारी मिलती है। अगर इनके कौन शासनकाल के बारे में देखें तो क्या कह सकते हैं, खुमान जो प्रथम थे ना, वो विक्रमी संवत 810 से लेकर 865, ठीक है ना। तो यह जो है इनका काल था, ठीक है ना। विक्रमी संवत की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। विक्रमी संवत 810 से लेकर 865 तक इनका जो है काल था। और उसके बाद से 870 से विक्रमी संवत 890, ठीक है ना, इनका काल था। विक्रमी संवत में यह भी है, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा यहां पर विक्रमी संवत। और अगर इनकी बात करें तो 965 से 990 यह इनका काल था, ठीक है ना। इसमें से 870 से 890 तक का जो काल था खुमान द्वितीय का, उसके बारे में अधिक यहाँ पर जानकारी मिलती है। उनके युद्ध के बारे में, उनके और भी चीज़ों के बारे में यहाँ पर ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। कुछ और जानकारी ले लेते हैं हम लोग खुमान रासो के बारे में, कि जो खुमान रासो है ना, यहाँ पर ऐसे बिंदुवार करके आप इसको लिखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। खुमान रासो में 5000 छंद हैं, ठीक है ना। 5000 छंद आपको मिलेंगे खुमान रासो में, ठीक है ना। और इसकी भाषा की अगर हम बात करें तो कौन सी भाषा है इसकी? अगर हम भाषा की बात करें खुमान रासो के, तो यह क्या है? राजस्थानी। राजस्थानी भाषा में यह लिखा गया है, ठीक है ना। और खुमान रासो का जो इसकी जो मूल प्रति है, उसका जो संग्रहण है ना, वह पूना के संग्रहालय में किया गया है, पूना में। पूना संग्रहालय में इसको सुरक्षित रखा गया है खुमान रासो को, ठीक है ना, इसका जो मूल प्रति है, ठीक है ना।
अच्छा, एक चीज और यहां पर देख लेते हैं इनके बारे में। शुक्ल जी ने खुमान रासो को ना, शुक्ल जी ने इसे रासो साहित्य में स्थान ही नहीं दिया है, ठीक है ना। रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया है, साहित्य में स्थान नहीं दिया है। फिर भी यह रासो साहित्य है और विद्वानों ने यह बात पुष्ट की, इस बात की पुष्टि की है, ठीक है ना। तो यह रासो साहित्य में ही गिना जाता है, भले ही शुक्ल जी ने ना कही हो, ठीक है ना। यहां पर खुमान रासो के बारे में थोड़ा और जान लें। खुमान रासो में खुमान के 24 युद्धों का वर्णन है, 24 युद्धों का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो 24 युद्ध हैं उसमें से प्रमुख कौन सा है? इसमें एक युद्ध है जो काफी प्रमुख है, उसके बारे में देख लेते हैं कि इस रचना में खुमान द्वितीय व बगदाद के खलीफा अल मामून के युद्ध का वर्णन है। वर्णन, एक मिनट साफ लिख देता हूं। वर्णन है, ठीक है ना। तो यह कुछ हो गया खुमान रासो के बारे में, जो काफी महत्वपूर्ण चीजें थी हमने यह देख ली, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, शुक्ल जी ने इसे पहला जय काव्य कहा है, ठीक है ना। इसे हिंदी का पहला जय काव्य, पहला जय काव्य कहा है। तो हम लोगों ने खुमान रासो को बहुत डिटेल में देख लिया, ठीक है ना। परीक्षा में अगर खुमान रासो आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत डीप जाकर हम लोगों ने यहां पर देख लिया खुमान रासो के बारे में, अब इससे ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा किसी परीक्षा में, ठीक है ना। तो यह कुछ बातें हो गई खुमान रासो के बारे में, और खुमान रासो में हमने देख लिया ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब अगला जो है हमारा, खुमान रासो के बाद क्या होगा? खूब पर पृथ्वी हमीर विजय में खू के बाद क्या आता है? बा आता है, यानी कि बा से क्या हो जाएगा? बीसल देव रासो हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बीसल देव रासो के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा नहीं, डिटेल में इसको भी जान लेते हैं। बीसल देव रासो एक तरह से यह रिवीजन क्लास ना हो के मुझे लगता है कि यह पूरी क्लास ही हो जा रही है, क्योंकि यह तो पूरे डिटेल में हम लोग यहाँ पर समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीसल देव रासो के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो इसके रचनाकार के बारे में बात करें तो कौन है? मैंने अभी बताया, बीन से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। खुद से आप याद कर सकते हैं कौन? खुमान रासो से दलपत विजय, और बीन से आप याद कर सकते हैं बीसल देव रासो कौन हो जाएंगे? नरपत नाल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। खुद बीन, यानी खुद ही आपको बीनना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर बीन, जो भी आप समझते हो, ठीक है ना। नरपत नाल, ठीक है। तो बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपत नाल, ठीक है ना। अगर इसके रचना काल की बात करें
रचना काल की बात करें तो 1155, अभी मैंने पीछे ही आपको लिखाया ईस्वी, और किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी ने 1155 ईस्वी इसके रचना काल के बारे में। अच्छा, इसके रचना काल को 1545 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी के बीच का बताया है उसने, द्विवेदी जी ने, ठीक है ना। द्विवेदी जी ने इसको कहा है कि यह जो है 1545 से 1560 के बीच का बीसल देव रासो काव्य है, ठीक है ना। तो यह बात कही है। और जो महत्वपूर्ण है, डॉक्टर रामस्वरूप रामकुमार वर्मा ने क्या कहा इसके बारे में, ठीक है ना। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विक्रमी संवत 1058 ईस्वी, विक्रमी संवत इसका रचना काल माना है, ठीक है ना। किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है ना। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग विद्वान बीसल देव रासो के रचना काल के बारे में तो आपसे नहीं पूछेगा, हो सकता है क्रम में लगाने के बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, मिस्र बंधुओं ने भी, काफी महत्वपूर्ण नाम है उनका भी, तो मिस्र बंधुओं ने इसको 1220 विक्रमी संवत इसके रचना काल को माना है, ठीक है ना। मिस्र बंधु, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मिस्र बंधु 3 भाई थे। वो कौन कौन से थे? यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए उनके नाम क्या थे। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि मिस्र बंधुओं निम्नलिखित में से कौन मिस्र बंधुओं में नहीं है, ठीक है ना। ऐसे 4 लोगों के मिश्रा मिश्रा करके नाम दे देंगे, फलाने मिश्रा धिमाके मिश्रा करके आपको वहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए तीनों नाम कौन कौन से हैं, तीनों भाइयों के नाम क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो यह जो है कुछ चीज़ें हो गई यहाँ पर रचना काल के बारे में जो अलग अलग विद्वान मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नरपत नाल ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जब इसकी रचना उन्होंने आरंभ करी थी, तो उस समय की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मिलती हैं कि यहाँ पर संवत 1272 मझारी, संवत 1272 मझारी, जेठ बुधि नवमी बुधवारी, ऐसे करके एक पंक्तियाँ मिलती हैं, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। संवत 1272 मझारी, जेठ बुधि नवमी बुधवारी, नवमी बुधवारी, संवत 1272 मझारी, जेठ बुधि नवमी बुधवारी, नाल रसायन शुरू करी, आरंभ करी, मतलब नाल ने रसायन यानी कि रासो साहित्य लिखना बीसल देव रासो शुरू किया, ठीक है ना। नाल रसायन आरंभ करी, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो बीसल देव रासो के बारे में यह कुछ पंक्तियां प्राप्त होती हैं जो इसके रचना काल को बताती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यह भी जो है महत्वपूर्ण है। हो सकता है यही पंक्ति देकर आपसे पूछ लिया जाए कि यह किस रासो साहित्य के बारे में यह बात कही गई है, ठीक है ना। तो रासो साहित्य के रचना काल को हमने देख लिया कि अलग अलग विद्वान इसका रचना काल कब मानते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बीसल देव रासो के कथानक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो बीसल देव रासो जो है ना वह 4 भागों में है। 4 खंडों में यह है, भागों में
और 2000 पद इसमें है, 2000 चरण है, 2000 चरण, ठीक है ना। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक एक करके देख लेते हैं चारों भागों में क्या क्या यहां पर वर्णन देखने को मिलता है। तो यहां पर जो पहला भाग है, प्रथम खंड, या फिर भाग भी कह सकते हैं। प्रथम खंड में क्या देखने को मिलता है कि बीसल देव रासो और राजमती के विवाह की बातें यहां पर कही गई हैं, ठीक है ना। यहां पर बीसल देव व राजमती के विवाह का वर्णन, ठीक है ना। यहां पर प्रथम खंड में क्या देखने को मिलता है, बीसल देव व राजमती के विवाह का वर्णन यहां पर देखने को मिलता है। और अगर हम दूसरे खंड की बात करें तो द्वितीय खंड, द्वितीय खंड में आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर बीसल देव किसी बात से नाराज हो जाते हैं राजमती से, ठीक है ना, और नाराज होकर वह उड़ीसा चले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि बीसल देव की राजमती से नाराजगी बीसल देव की राजमती से नाराजगी और एक वर्ष के लिए उड़ीसा, एक मिनट, जाने का वर्णन। तो द्वितीय खंड में आपने देखा क्या है, पहले खंड में तो दोनों का विवाह होता है, दूसरे में यहां पर बीसल देव नाराज होकर चले जाते हैं राजमती से और उड़ीसा में एक वर्ष के लिए चले जाते हैं, ठीक है ना। अब जो तृतीय खंड है, तृतीय खंड, तृतीय खंड में आपको देखने को मिलता है जब बीसल देव चले जाते हैं तो राजमती उनकी पत्नी का वियोग वर्णन है, ठीक है ना। राजमती का वियोग, ठीक है ना, यहां पर आपको वियोग देखने को मिलता है। और जो चौथा चरण है, चतुर्थ खंड, चौथे खंड में आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर चौथे खंड में आप यहां पर देखते हैं कि बीसल देव वापस आते हैं और तब तक क्या होता है कि राजमती के वियोग से इनके मायके वाले आते हैं, भोज परमार आते हैं और अपनी बेटी को लेकर चले गए होते हैं, ठीक है ना। तो बीसल देव बीसल देव वापस आते हैं और वह जाते हैं अपने ससुराल और राजमती को पुनः वापस लेके आते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिए, भोज जो थे वो राजमती के पिता थे, ठीक है ना, भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को घर ले जाना व बीसल देव के लौटने के बाद पुनः मिलन, ठीक है ना।
तो दोनों का फिर से मिलन होता है। यहाँ पर इन चारों खंडों में यही बात कही गई है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर हम विशल देव रासों के यहाँ पर काव्यगत विशेषताओं की बात करें ना, तो यह श्रृंगारिक काव्य है, ठीक है ना। यहां पर इस पेन से हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो शुद्ध श्रृंगारिक। एक मिनट। श्रृंगारिक विरह काव्य है। यहां पर प्रश्न ऐसे ही पूछे गए हैं कि किस श्रेणी की नायिका है यहाँ पर राजमती, ठीक है ना। तो आपको पता ही है, जब यहाँ पर नायिका वर्णन आप पढ़ते हैं तो नायिका वर्णन में कई श्रेणियां हैं। मुग्धा श्रेणी की नायिका होती हैं, यहाँ पर प्रोषित पथिका श्रेणी की नायिका होती हैं। उन गहराइयों में हम नहीं जाएंगे, वो अलग विषय हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर राजमती किस श्रेणी की नायिका आती हैं, ठीक है ना। राजमती प्रोषित पथिका श्रेणी की नायिका है, ठीक है ना। यह प्रश्न पूछा गया श्रेणी की नायिका, ठीक है ना। तो राजमती यहां पर प्रोषित पथिका श्रेणी की नायिका है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर इस साहित्य में हम लोग और कुछ बातें करें काव्यगत, तो यहां पर सबसे पहले 12 मासा वर्णन, सबसे पहले देखने को मिलता है। सबसे पहले इसी काव्य में मिलता है। काव्य में, ठीक है ना। 12 मासा का अर्थ क्या हुआ कि जहां पर जिस भी काव्य में 12 महीने के बारे में वर्णन किया गया हो, ठीक है ना। राजमती के प्रत्येक महीने के बारे में, किस महीने में क्या हो रहा है, किस महीने में कैसी मनोदशा है, किस महीने में क्या हो रहा है, बारिश का क्या प्रभाव हो रहा है, ठंड का क्या प्रभाव हो रहा है नायिका पर या नायक पर, सारे वर्णन वहां मिलते हैं। गर्मी का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो सारे वर्णन यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यहां पर कार्तिक मास से शुरू किया गया है, ठीक है ना। कार्तिक माह से, ठीक है ना, यहां पे वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो 12 मासा वर्णन किसको कहते हैं मैंने, अच्छा एक चीज और, प्रोषित पथिका मैंने नहीं बताया था शायद किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोषित पथिका श्रेणी की नायिका ऐसी नायिका को कहते हैं जो अपने पति के वियोग में रहती हो, ठीक है ना। पति के दूर जाने पर वियोग में हो, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोषित पथिका श्रेणी की नायिका बोलते हैं। नायिका वर्णन जब आप पढ़ेंगे वहां पर इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो अलग विषय है, यहां पर उसकी चर्चा मैं नहीं करने वाला हूं। हाँ, यहां पर जो नाम आ गया मैं उसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है ना मैंने। तो 12 मासा हो गया, और यहां पर नायिका के विषय में हमने बात कर ली, ठीक है ना। और अगर यहां पर कुछ बात कर लें तो यहां पर खुमान सिंह ने नरपत नाल ने खुमाल रासो को स्त्री रसायन भी कहा है, ठीक है ना। नरपति नाल ने इसे स्त्री रसायन भी कहा है, ठीक है ना। स्त्री रसायन भी कहा है, ठीक है ना। कुछ बातें और हम लोग यहां पर कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो हमें इसकी भाषा के बारे में जानना है, ठीक है ना। भाषा की अगर हम बात करें तो शुक्ल जी ने
शुक्ल जी ने क्या मानी है इसकी भाषा? शुक्ल जी ने कहा है कि यह राजस्थानी के साथ साथ ब्रज और मध्य देशीय भाषा का मिश्रण है। ठीक है ना। तो शुक्ल जी ने यहां पर इसकी भाषा क्या मानी है? राजस्थानी, ब्रज और मध्य देशीय भाषा का मिश्रण माना है। ठीक है ना, मिश्रण कहा है। ठीक है ना। अगर हम बात करें भागीरथ मिश्र की ना, तो भागीरथ मिश्र ने इसको रासो साहित्य ना कहकर रास साहित्य कहना ज्यादा उचित समझा है। ठीक है ना। वहां उन्होंने, भागीरथ मिश्र ने इसको रास साहित्य कहा है। रास साहित्य जो होते हैं गेय होते हैं ना, उसको गाया जा सकता है रास साहित्यों को। ठीक है ना। तो रास साहित्य कहा है, उन्होंने कहा इसको रासो साहित्य ना कहा जाए। ठीक है ना। तो यहां पर इसको लिख लीजिएगा कि भागीरथ मिश्र ने इसको रासो साहित्य के स्थान पर रास साहित्य कहना ज्यादा उचित समझा है। और रास साहित्य के बारे में मैंने बता दिया कि यह गेय होते हैं। ठीक है ना, गेय साहित्य होते हैं जो गाए जा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे साहित्य। ठीक है ना। और एक और प्रमुख बात जो हमको रासो साहित्य के बारे में, खुमान रासो के बारे में जानना चाहिए कि यहाँ पर खुमान रासो को पहला वीर काव्य, वीर गीत जो है परंपरा का पहला काव्य माना है। ठीक है ना, प्रथम रचना मानी है इन्होंने। इसको हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बीसल देव को। ठीक है ना, बीसल देव रासो की बात कर रहे हैं। तो बीसल देव रासो को प्रथम काव्य माना है वीर परंपरा की। ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसको। शुक्ल जी ने बीसल देव रासो को वीर गीत परंपरा का प्रथम, परंपरा की प्रथम रचना माना है। ठीक है ना। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगर कुछ और बातें कर लें इसके बारे में, तो यहां पर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित बीसल देव रासो में बीसल देव रासो में कुल 128 पद हैं। ठीक है ना, 128 पद है। ठीक है ना। यह जो है सबसे प्रमाणिक भी है ना, और सबसे ज़्यादा प्रमाणिक भी यही 128 है। ठीक है ना। तो मतलब यह जो संपादन था इनका, वो सबसे ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है। ठीक है ना। मतलब यह जो है बीसल देव रासो की ही पंक्तियां हैं और नरपत नाल ने इसको लिखा है। ठीक है ना। अब इसके काव्य रूप की बात करें तो इसका काव्य रूप जो है ना, वह मुक्तक और गेय दोनों है। मुक्तक और गेय रचना। तो यहां पर हमने देख लिया बीसल देव रासो के बारे में। ठीक है ना, बीसल देव रासो हमने देख लिया और फिर हमने खुमान रासो के बारे में देख लिया। तो दो रासो साहित्य हमने यहां पर समझ लिए। ठीक है ना। तो खुमान रासो और बीसल देव रासो। अब जो हमारे बचते हैं, 4 और बचते हैं, तो अगली क्लास में इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। आप यहाँ पर खुद देख रहे होंगे कि हमने कितने डिटेल में इन सब की चर्चा करी है। तो एक एक तथ्यों को यहाँ पर हमने इसके समझने का प्रयास किया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता हो तो औरों तक इसको ज़रूर पहुँचाइएगा और अपने सुझाव हमको ज़रूर बताइएगा एक बार। ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।